अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुशामदीद में हूं मारिया जदून। मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन। DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग, PDM की GHQ आने की वजह नहीं है। PDM वाले अगर GHQ आए तो उन्हें चाय पिलाएंगे। DGISPR का बयान, खुद पापा जॉन्स के पिज़्ज़े खाएं और हमें सिर्फ चाय पिलाएं, ये नाइंसाफी है। मौलाना फजलुर रहमान का मालाकंड जलसे में जवाबी वार पॉलिटिकल सिचुएशन पर नाजरीन बात करेंगे। नाजरीन, हम प्रोग्राम में बात करेंगे ब्रॉडशीट के चीफ के तहलका खेज इंकशाफात। शरीफ खानदान ने तहकीकात रोकने के लिए रिश्वत की पेशकश की है। ब्रॉडशीट के वाजिब अदा रकम अवाम की जेबों के बजाय लुटेरों की जेबों से देने हैं और हुकूमत लुटेरों को रियायत देने के लिए राबता करती है। अरबों डॉलर्स नवाज शरीफ के गुज़िश्ता दौर में भी आते रहे हैं और दूसरे अकाउंट्स में मुंतकिल हुए, मगर किसी ने तवज्जो नहीं दी है। मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे साबिक चेयरमैन शब्बर जैदी साहब भी। आमिर साहब, प्रोग्राम का आगाज आपसे करूंगी। एक तरफ DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग होती है, वो मौलाना को चाय की ऑफर करते हैं, लेकिन मालाकंड जलसे में मौलाना ये कह रहे हैं कि खुद आप पिज़्ज़ास खा रहे हैं और हमें आप चाय पर रखा रहे हैं। क्या होने वाला है? आपने ये मेरा ख्याल वो निकाल के भी रखे हुए हैं। एक दफ़ा पहले इब्तदाई में दोहरा दिया, अब आपने दूसरी दफ़ा दोहरा दिया, अब तीसरी दफ़ा वो दोहरा देंगे। मैं उस पर तो बात क्या करूंगा, पहले आप वो दिखला दें ताकि फिर बात करें। मौलाना ने क्या कहा, जरा वो क्लिप प्ले कीजिएगा। आमिर साहब, योर कमेंट। मैं ये कहूँगा कि जलसों में तो अब कोई चीज़ नहीं रह गई है। PDM के जो जलसे लाहौर के बाद से तसलसल है कि वो बस वो टेम्पो नहीं रहा। किसी में मरियम बीबी नहीं जाती, किसी में बिलावल नहीं जाते, किसी में मौलाना नहीं जाते, और अब वो खुद भी इसको जलसा भी नहीं कहते। आज भी वो बार बार ये कह रहे थे कि रैली है, रैली है। तो वो रैलियाँ रह गई हैं, और वो जो था शुरू में हाइप थी कि पता नहीं क़यामत आ जाएगी और गवर्नमेंट टूट जाएगी, और वो बोला वो टेम्पो ख़त्म हो गया है। बल्कि मैं समझता हूँ अभी बहुत ज़्यादा PDM कमज़ोर पड़ गई है कि लहजे से दरारें नज़र आनी शुरू हो गई हैं। ये जो सेनेट का इलेक्शन ही फॉर एग्ज़ाम्पल कि सेनेट का इलेक्शन करेंगे तो अब वो मज़का खेज लगता है जब वो कहते हैं कि 31 तक दे दें वरना तो हम कर लेंगे सारा। वो एक उसमें जान में नहीं है। दूसरा, टोन में नरमी नज़र आ रही है जो है उसमें नून लीग की ख़ास तौर पे। कि आज मैं शायद खाकान अब्बासी साहब का इंटरव्यू देख रहा था जियो पे, तो वो बड़ी नरम उनकी गुफ्तगू थी। उन्होंने कहा नहीं देखें, अगर वो जो है इस्टेब्लिशमेंट अपोजिशन के रजिस्टर कर लेती है तो काफ़ी है, तो हम लोग आईनी तरीके से ये हटाना चाहते हैं। वो किसी तरीके से सख्त बात नहीं तय कर रहे। दाएं बाएं से हामिद मीर साहब ने बड़ी कोशिश की, मगर वो पकड़ाई नहीं दे रहे थे। वो बड़ी बड़ी नरम गुफ्तगू कर रहे थे। तो वो जो जलाल था ना उनका, वो सारा जलाल उनका बैठ गया था। उसी तरह ही मैं बाकी भी समझ आती है कि पीपल्स पार्टी भी जो है सख्त बात नहीं कर रही। वो PTI के ख़िलाफ़ तो कर देती है, मगर वो इस्टेब्लिशमेंट की बारे में भी सख्त बातें नहीं कर रही। मगर मौलाना की एक डिफरेंट सिचुएशन है। एक शरीफ ख़ानदान की कि वो उनका ज़ाती जो मसला है उनका दाव पे सब कुछ है, और दूसरी मौलाना जो है ना वो तख्त या तख्ता, उनके लिए अब पीछे हटने वाला नहीं रह गया। पीछे रह कुछ नहीं गया उनका। वो इसलिए कि पहले पार्टी में भी एक दरार आ गई है कि वो पार्टी पीछे से बलूचिस्तान की तकरीबन उनकी आधी जो है ना पार्टी फारिग हो गई है, और KP के अंदर भी जो हैं दरारें हैं। तो अगर वो शिकस्त खुर्दा वापस वो चले जाते हैं तो उनको नज़र आ रहा है कि ये इसके बाद ये अभी मुकदमात की एक ओपन है। तो अगर ये वो इसमें नज़र आया कि शेर ज़ख्मी हो गया हुआ है, तो फिर उनका पता है फिर यहाँ पे वल्चर्स क्या उनका कीमा बना देंगे लोग। तो इसलिए उनके लिए बस कोई चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि अगर फिजिकली फोर्स ना कर सके तो ज़ुबानी कम अज़ कम ये अल्फाजी जंग एक जारी रखें, और जितनी सख्त बात की जा सके की जाए। मैं समझता हूँ ISPR ने आज बड़ा नरम बात की थी। उन्होंने एक किस्म का टाला था ये सवाल, एक सियासी एकदम से हो गया, तो DG साहब ने बड़ी अक्लमंदी के साथ बड़ी खूबसूरती से उसको टाला था कि ये बड़ा पोलाइट एक किस्म का जेस्चर दिया था कि नहीं जी वो क्या पिंडी में क्यों आएंगे, और वो आएंगे तो चाय पिलाएंगे। वो कोई तंजिया या नहीं था, एकदम वो अपनी तरफ से पोलाइट आंसर रखना चाह रहे थे। मगर वो मौलाना तो ढूंढ रहे हैं कोई ना कोई, अगर ये पोलाइटनेस आ गई बीच में तो वो सारा सिस्टम उनका बैठ जाएगा। तो मौलाना ने इसलिए ये भी और आइंदा भी अल्फाजी जंग की हद तक जो है ना जारी रहेगा।
वरना मैं समझता हूँ कि पीटीआई अपनी गलतियां आप करे तो जो कि रोज़ हो रही हैं कि आप देखेंगे जिस तरह बिजली का ब्रेकडाउन हो गया या कुछ ना कुछ महंगाई का मसला आ जाता है, चीनी 100 रुपए की हो गई है, रोज़ कोई ना कोई वो खड़ा कर देते हैं। मगर अपोजिशन में जान नहीं रह गई भी है, जान है तो इनकी अपनी पीटीआई की गलतियों की वजह से पड़ती है तो पड़ जाए। बाकी मैं समझता हूँ ओवरऑल सिस्टम बैठ गया है इनका पीटीएम का। ठीक है क्लास साहब, आमिर साहब ने बात की है कि अब वो जी रहा है, कहीं पे मरियम नहीं होती, कहीं पे बिलावल नहीं होते, कहीं पे मौलाना नहीं होते, क्या वजह है, क्यों इस तरह से सब हम देख रहे हैं वीकनेसेस आ रही हैं? आमिर साहब की ये एनालिसिस बिल्कुल ठीक है कि अब पीडीएम में वो बात नहीं रहेगी, इंडिविजुअल केसेस अब मुझे समझ आ रही है कि अब वो ऐसा ऐसा, हालांकि स्टार्ट में तो बड़ी पावरफुल थी और ये लाहौर वाला जलसा जो था वो मोमेंटम इनका ख़राब कर गया। अब वो सारी पार्टीज लगते हैं अपने अपने डील के चक्कर में, स्पेशली जब से पीपल्स पार्टी ने अपने आप को साइड पे किया है, जो आमिर साहब पहले दिन से कहते थे और अगेन अक्सर लोगों का ये ख्याल था कि अल्टीमेटली जरदारी साहब एंड बिलावल साहब एंड कंपनी जो है ना अपना ही उसमें से देखें कि हमें वो कहते हैं एक पाव गोश्त इस ऊँट में से कितना मिल सकता है, अपना एक पाव उसमें गोश्त में से ले के वो साइड पे हो जाएंगे। सो इनको दो आके बड़े धचके लगे पीडीएम को। एक तो लाहौर वाला जलसा इनको बिठा गया, ये इन्होंने बेवकूफ़ी की कि मरियम ने बहुत ज़्यादा अपने आप को, मेरा ख्याल है उन्होंने ओवर स्ट्रेच किया कि शायद मैं बहुत बड़ा क्राउड पुल कर सकूँगी, वो नहीं कर सकी, एक उससे धचका लगा। दूसरा जो है फिर अब ये जो सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से था या रेजिग्नेशन की बात, अगरचे वो कह रहे हैं कि अभी भी कि नहीं जनाब कि हम करेंगे, तो लेकिन साथ में वो उसका इलेक्शन भी लड़ना चाहते हैं सेनेट का, एक तरफ इस्तीफे देना चाहते हैं, साथ सेनेट का इलेक्शन। सो लगता वो ये है कि जैसे ये कहते हैं ना गुब्बारे से हवा, तो उनकी अच्छी खासी निकली हुई है। अब उनकी इंडिविजुअल्स डील्स की कोशिश हो रही है कि हमें क्या मिलता है किस में से। पीपल्स पार्टी अपना जो हिस्सा उसने जुस्सा लेना था वो लेकर साइड पे होगी। अब नवाज लीग की कोशिश है कि हमें इसमें से क्या मिलता है, हम कैसे बच्चे जो बंद गली में आके हम फंस गए थे। तो मौलाना साहब का उनका तो एक ही मसला चल रहा है, नायब का जो आमिर साहब ने फंसाया था, 1 सितंबर को पहली स्टोरी दी थी कि ये एसेट हैं 3-4 बिलियन रुपीज़ के फ्रंट मैन है, नायब वाले केसेस, वो उसमें फंस गए। अब आज उनका मसला हल कर जाएँ तो उनकी तकरीर भी मेरा ख्याल है बड़ी हद तक उनको ठीक हो जाएंगी। अब इसमें आते हैं थोड़ा सा जो आज उन्होंने तकरीर की है और जिसका रिस्पॉन्ड किया है ISPR ने। एक तो बात यह है कि दोनों पार्टीज एक दूसरे से कोई एलियंस नहीं है, अजनबी नहीं है कि मेहमान नवाजी की दावत दी जा रही है कि आप आएँ और हम आपको चाय क्या बारिश पानी पिलाएंगे, तो आपको वो कहते नहीं हम पिज़्ज़े खाएंगे। हजूर पिज़्ज़े छोड़ें, आप तो वहाँ डिनर कर चुके हैं, आप तो वहाँ लंचेस कर चुके हैं, 3-3 4-4 घंटे बड़े घर में बैठ के आप और गफूर हैदरी साहब एंड कंपनी जो हैं, आप तो बड़े साहब के मेज़बानी आपने एंजॉय की हो। बेचारे वो जनरल हमारे साहब जो हैं बड़े अच्छे बंदे हैं, पोलाइट आदमी हैं, बड़ा अच्छा कम्पैक्ट बात करते हैं, उतनी बात करते हैं जितनी करनी चाहिए। DGISP साहब जनरल बाबर साहब तो हैं, आप तो बाबर साहब के बास के यहाँ पे जाके मेज़बानी से आप लुत्फ़ अंदोज़ हो चुके हैं, वहाँ पे खाने शाने खा चुके हैं। ये बेचारे जनरल साहब तो फिर आपको चाय पिला सकते हैं जब आप ऊपर से हो हैं, जब बड़े घर से आप सैर सपाटा कर रहे हैं और बड़ी मुलाकातें हो जाएं, तो उसके बाद तो फिर दरमियान में तो कोई नहीं रह जाता होता, फिर वो चेन ऑफ कमांड तो ना रही। सो दोनों पार्टीज एक दूसरे के पुराने पार्टनर्स भी हैं, दोस्त भी हैं और तल्लुकात भी इनके बड़े अच्छे रहे हैं। ये मौलाना फजल रहमान साहब का ही इन्होंने क्या मैं यहाँ सैकड़ों खुफिया मुलाकातें की हुई हैं। इन्होंने जनाब परवेज, अब याद होगा परवेज मुशर्रफ को वर्दी के साथ वोट डाला हुआ, सदर पाकिस्तान बनाया फौजी वर्दी में। आज किस बुनियाद पे कहते हैं जनाब कि आप पिज़्ज़ा खाते हैं और हमें जो है आप जो चाय पटर खाते हैं। आपको भी तो माशाल्लाह उन्होंने पिज़्ज़ा चाय क्या उन्होंने तो पता नहीं क्या कुछ आपको खिलाया हुआ है। सर जनाब मुशर्रफ के दौर में आप अपोजिशन लीडर थे और वहाँ पे आपकी हुकूमत थी इसमें KPK में, और वहाँ पे पता नहीं सैकड़ों एकड़ आपको वो शोहदा की वर्दी वाला वोट डाला हुआ है। वर्दी का वोट इन्होंने अकेले थोड़ा, काजू हुसैन अहमद साहब ने डाला हुआ, इन्होंने डाला हुआ, फरूक लगा रही, बड़े बड़े नाम है, आज की नस्ल को तो याद ही नहीं होंगे यहाँ पे। सो इनके पुरानी दोस्त हैं। बल्कि अगर आप उसकी बुक देखें SM जफर साहब की, तो खुफिया मुलाकातें तो यहाँ पे आर्मी के मैस में या यहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसीज के ये जो सेफ हाउसेस थे यहाँ पे जाते थे सारे रोजाना, यहाँ पे दिन में यहाँ पे इजलास अटेंड करते थे, रात को खुफिया इनकी वहाँ पे मुलाकातें। अभी मीटिंग्स हुई हैं। ये जो रोला पड़ा है जहाँ से ये जो रोला पड़ा है ये खुफिया मुलाकातें नहीं हुई इसकी। उसके बाद मौलाना साहब के भाई साहब ये तो कहते हैं पिज़्ज़े, ये तो स्नैक्स खा के आए हुए हैं, ये पिज़्ज़े तो खा चुके हैं। ये जो अभी कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें ये गिलगत वाला मसला था, जिसमें जनरल फैज साहब भी थे, जनरल बाजवा साहब भी थे, जिसमें शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, इन मौलाना साहब के भाई साहब, ये सारे मौजूद थे यहाँ पे। ये जो इन्होंने आके ISI के मैस में खाया है, तो वो तो मेन्यू तो आप खा चुके हैं सर जी। आप तो खुफिया मुलाकातें करते रहते हैं, मुलाकातें होती रहती हैं। फिर धरने के अंदर जो मुलाकात की थी एक थोड़ी की है सर इन्होंने। सो मैं जो बात की है ना, ये दोनों एक दूसरे को अच्छे तरीके से पुराने पार्टनर्स हैं। पाकिस्तान में जो अब मैं कहना नहीं चाहता, वो अलायंस की जो बात होती है, MMM की बात की जाती है कि जनाब हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारे मुल्ला साहबान जो हैं
दे आर ओल्ड पार्टनर्स, दे आर फ्रेंड्स। बस कभी कभी आमिर मतीन साहब की खबर की वजह से थोड़ा झगड़ा पड़ जाता है, बट अदरवाइज दे आर द वन। साहब आखिरी दफा जो इनकलाब जो JUI में आया था वो 1986 के अंदर जो MRD मूवमेंट का ये हिस्सा रहे थे, वो आखिरी इनकलाब था। उसके बाद से ये 30 साल से थ्रू आउट ये इस्टेब्लिशमेंट की राइट साइड पे रहे हैं, हर हुकूमती पार्टी के साथ, हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ, चाहे मार्शल लॉ हो, चाहे यहाँ पे जमहूरी हुकूमतें हों, और तमाम पार्टीज जो लेफ्ट की हों, राइट की हों, सबके साथ रहे हुए हैं। सिर्फ मेरा 1998 में 1-2 साल के लिए थोड़ा सा ये बाहर हुए थे, अदरवाइज 88 से ले लें कि बिल्कुल हर पार्टी हर हुकूमत के साथ रहे हैं। तो दो ही लेवरेजेस होती हैं आपके, एक होता है इखलाकी, तो इखलाकी तो इनका कोई जवाब नहीं बनता। जिस तरह ये काज साहब जो कह रहे हैं कि जनाब ये 1990 का इलेक्शन भी इन्होंने भुगताया, जो कि बेग साहब वाले जो पैसे बटे हुए थे, उसके बाद इन्होंने 2097 में भी भुगताया, 2002 का बेनिफिशियरी थे, वो सबसे कंट्रोवर्शियल इलेक्शन वो था, रेफरेंडम का हिस्सा रहे, सब कुछ रहे। तो इखलाकी तो इनके पास कोई नहीं रहता, बाकी रह जाता है अमली की जो थी ना, वो एक डर इनका, वो इनका पिछले धरने पे इन्होंने साबित किया था, मगर वो अभी जो है ना ओवरऑल जो इम्पैक्ट है ना, वो अमली सियासत का वो जो रोब था, थोड़ा सा पार्टी के अंदर डिवीजन होने से भी, ओवरऑल जो है PDM के अंदर इख्तलाफात की वजह से भी वो इनका कमज़ोर पड़ गया है। और तीसरा, इनके जो ये ऊपर एक तलवार लटक रही है ना, जो मर्जी वो कहें ठीक है, डरा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, मगर इनके घर के अभी जो मैं पता कर रहा था कि अभी लेटेस्ट स्टेटस क्या है, तो वो इनके बहुत ही करीबी रिश्तेदार और इनके जो दोस्त हैं जिनके नाम पे वो जायदादें हैं, उनसे वो पूछ रहे हैं आजकल के या आपको अपनी बतानी पड़ेगी, मनी ट्रेल देनी पड़ेगी, या आप ये मानेंगे कि जनाब ये आपकी जो है ना बेनामी है। ये एफिडेविट जब कानून की बहरहाल वो आ जाती है, ठीक है, तो हत्ता कि आप जो है ना उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, तो वो कमज़ोर पड़ रहे हैं। मगर आने वाले दिनों में ये अभी शुरू हो गई है बहस कि सेनेट में कौन जीतेगा। अब ये बहस उस तरफ चली गई है ऑलरेडी। आज फॉर एग्जांपल खबर आ गई है कि नून लीग के ये पंजाब से ही निकल रही हैं, 4-5 सीटें आनी हैं सेनेट की, वो किसके बाद जाएंगी, क्योंकि हैवी वेट्स जो रिटायर हो रहे हैं, राजा जफरुल्लाह हो रहे हैं, परवेज शीद हो रहे हैं, मुशाहिदुल्लाह हो रहे हैं, ये हैवी वेट्स हैं। अब जो नए जो कैंडिडेट्स भी आ गए हैं, उसके अंदर अब जुबैर उमर साहब भी एक बहुत बड़े कैंडिडेट हैं। उनकी पंजाब में आज तारिक अजीज साहब बड़े मुस्तनद रिपोर्टर हैं नून लीग के, उनकी खबर थी कि जनाब उनको पंजाब से उनका वोट रजिस्टर करवाया गया, और शाह मोहम्मद साहब हैं, उनका भी रजिस्टर करवाया गया है KP से, कि उनको भी शायद देने का वो है। तो वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब के भी कैंडिडेट हैं, नवाज शरीफ साहब के कैंडिडेट हैं, मरियम बीबी के अपने फेवरेट्स हैं। तो वो ये शायद सेनेट के ऊपर, बाहर तो लड़ाई बाद में लड़ेंगे, घर के अंदर भी थोड़ा सा मसला होगा कि जब आप राजा जफरुल्लाह तो चलो ठीक है ऑब्सोलीट कर दें, आपके बाहर कर दें, आप परवेज शीद और मुशाहिदुल्लाह को निकाल के जब आप और कोई लेके आएंगे तो वो एक प्रॉब्लम तो हो जाएगा। लेकिन क्या सब आपको क्या लग रहा है, जो सेनेट के इलेक्शंस के ऊपर सारी बात अभी सारी तवज्जो चली गई है, क्या अब हम ये एक्सपेक्ट कर लें कि PDM अब कोई रैलियां शेलियां नहीं निकालेगी और बस ये मोमेंटम डाउन हो जाएगा? रैली तो निकालते रहेंगे दबाव के लिए, थोड़ी सी वर्बल वार तो रहेगी, बिल्कुल स्ट्रीट से गायब नहीं होंगे, उन्हें सूट ही नहीं करता, और वो जैसे इसी तरह की तकरीरें कर करा के दबाव वो डालते रहेंगे। अब इस पे 2-3 चीज़ें हैं। अब मौलाना साहब का पैगाम क्या था अगर देखा जाए, अब इसकी डेप्थ में जाए, जो उन्होंने बात की, सेनेट पे आते हैं, उन लोग खुद आप पिज़्ज़े खा रहे हैं और हमें चाय पेटर खा रहे हैं, न ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैसेज कि इसमें वो क्या कह रहे हैं। ज्यादा तो भाई साहब आप भी माल बना रहे हैं, मतलब आपके कुछ लोग रिटायर चलें, रिटायर लोग वो भी माल बना रहे हैं, अगर हमने थोड़ा सा हलवा खा लिया तो आपको इतराज है, मतलब हमें ये मतलब तो है चोंच गीली कर लिया, वही वो माफिया स्टाइल में कहते हैं मेरी चूंच जरा गीली करो, मतलब कि हमें माल लिखाओ। तो कहने का मतलब उनका ये, भाई साहब आपके अगर कुछ लोग भी इसमें मुलविस पाए जाते हैं, जो पिज़्ज़े मतलब बनाते हैं, खाते हैं, वट एवर करते हैं, आपको हमारी चाय पे आपको एतराज़ हो रहा है, खुद पिज़्ज़े खाए जा रहे हैं, तो मैसेज वो है कि आप भी खाएं, हमें भी खाने दें, ना आप हमें कुछ कहें ना आपको आगे मिलजुल के। सो गुस्सा इस चीज़ का है, मरियम साहब को भी ये गुस्सा है, पीपल्स पार्टी को भी ये गुस्सा है, मौलाना को भी गुस्सा है, जो किसी हद तक टू बी फेयर जायज़ भी है कि जब आपके अपने लोगों के खिलाफ बातें आती हैं, चीज़ें आती हैं, सामने आती हैं, स्टोरीज स्कैंडल आते हैं, तो कोई एक्शन नहीं नजर आता। तो इमरान खान साहब भी कहते हैं आई एम सेटिस्फाइड, कोई नया एक्शन में नहीं आता। बात तो मौलाना की अगर ऑन मेरिट देखी जाए कि अगर ये स्टोरी आमिर साहब जो लेके आए थे कि ये छप सकती है कि भाई साहब इनके एसेट्स पे नैब वो प्रोब कर रहे हैं, तो बाकी अदर साइड पे भी तो बात हो सकती है ना, वो तो लेकिन कि जो आपके
आपके लोग हैं, जनरल साहब की बातें होती हैं, जनरल बाजवा साहब की होती हैं, इनकी आसिम सलीम बाजवा साहब की, उस पर तो इमरान खान साहब भी सेटिस्फाई हो जाते हैं, नैब भी सेटिस्फाई हो जाते हैं, FIA भी सेटिस्फाई हो जाती है। इमरान खान साहब अपने ही एक वो अदालत लगा के क्लीन चिट दे, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड हूँ, लिहाजा जरूरत ही नहीं है। सब ठीक है। तो मौलाना साहब तो वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, भाई साहब आप भी पिज्जे खाएं, हमें भी खिलाएं, खुद भी अयाशी करें, हमें भी करने दें। ये उनको मसला है कि आप हमारे पीछे ना आए। और साथ में कुछ लोग और भी कहते हैं कि जब ये बलोच और पख्तून या दीगर जो एलिमेंट्स हैं, जब वो एजिटेट करते हैं, उनको भी इस तरह की दावतें दी जाती हैं कि ज़रा जनाब आप पिंडी आएंगे तो आपको चाय पिलाई जाएगी या वहाँ डंडू से खातर मदारत की जाएगी। सो थोड़ा सा ये जो मैसेजेस आते हैं ना, ये बड़े डेंजरस होते हैं, ख़तरनाक होते हैं कि कुछ लोग हैं जो पुराने पार्टनर्स हैं, जो काम आते हैं, कभी कभी आपने रखे हुए स्लीपिंग पार्टनर रखे हुए हैं, वो आपको कभी वर्दी के साथ वोट की ज़रूरत पड़ जाती है, कभी बिल को वो आपने वहाँ पे क्लियर करवाना होता है कौमी असम्बली में, वहाँ से करनी होती है। सो ऐसे पार्टनर्स को तो कुछ नहीं कहते, वो आपको थ्रेट भी करते हैं, वो धमकियाँ भी बहते हैं और अच्छे खासे सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। उनको तो हमारे इस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं कहती, चाय पे इन्वाइट करती है कि चाय पिलाएंगे। लेकिन बाकी सेगमेंट है जो पाकिस्तान में बलोच हैं, पख्तून हैं, या आपके दीगर सराइकी हैं, या जो भी हैं जो यहाँ पे एजिटेट करते हैं, हमें राइट्स नहीं मिल रहे, तो ये जो ऑफर जो चाय की है उनको तो नहीं मिलती। अब लोग तो क्वेश्चन करेंगे, इस पर उठाएंगे। लास्टली मैं सेनेट पे आता हूँ। मेरा ख्याल है पाकिस्तानी मीडिया को, इनको तो शर्म नहीं आएगी, पॉलिटिकल पार्टीज को, इनको इसको कंपेन के तौर पर चलाना चाहिए कि ये इन्होंने आके एक नया यहाँ पे एक इन्होंने फड्डा लिया हुआ है, एक सूबे का बंदा दूसरे सूबे में जाके इलेक्ट करवा लेते हैं सेनेट पे। मैं मुझे कोई एतराज़ नहीं है, जुबैर साहब इज़ वेरी इंटेलिजेंट मैन, उसकी वजह नहीं कह रहा। ये पीपल्स पार्टी ने कल्चर शुरू किया, इन्होंने पंजाब से बंदे उठाए और पंजाब के बंदे जाके इन्होंने सिंध से इलेक्ट करवा लिया, रहमान मलिक साहब को करवा लिया, ये मतलब वहाँ से शुरू किया। इसको मुस्तफा खोखर साहब थे, आपको जब मुस्तफा नवाज़, अगेन मैं ये नहीं कह रहा, काबिल लोग हैं, मुस्तफा नवाज़ इज़ ए वेरी काबिल बंदा, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ से लेके कई आपको नाम बता सकते। ऐसे इन्होंने नवाज शरीफ साहब ने किया, इन्होंने पंजाब से इलेक्ट करवाए, मुशाहिदुल्लाह साहब को इन्होंने करवाया, और हमें मुझे फौरी तौर पर जहन मिले 4 लोग इन्होंने वहाँ से सिंध से ला के पंजाब से करवा दिए थे। ये क्या तरीका है हजूर? आपका वोट बैंक जो लिया है, आप ना सराइकी इलाकों से किसी को टिकट देते हैं, ना आप यहाँ से देते हैं, नार्थ से देते हैं, सेंटर में लोगों को दें। आपने अगर देनी भी है टिकट तो पंजाब से लोगों को देना। जो पंजाब सेनेट का कंसेप्ट क्या था? सेनेट का कंसेप्ट ये था कि हर सूबे की अपनी अपनी 20-25 सीटें जो अपनी होंगी, आपने बैठ के कोई आपसे पूछने वाला नहीं। इलेक्शन कमीशन से मैं पूछना चाहता हूँ, वो जो अगर उसमें बैठे सिकंदर सुल्तान राजा साहब बैठे हुए, राजा साहब ये कैसे कर रहे हैं? आप इनको कैसे अलाउ कर रहे हैं कि एक सूबे से उठा के वोट दूसरे में ये रजिस्टर्ड कर रहे हैं? बेसिक जो प्रिंसिपल है, कंसेप्ट है सेनेट का, उसको बिल्डोज किया जा रहा है। और किसी ना किसी को जाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन करनी चाहिए, हजूर रोकें इनको, इन्होंने तमाशा बना लिया है अपनी मर्जी का। जहाँ से एक सूबे का बंदा उठाते हैं, दूसरे वोट उसका आगे रजिस्टर कराते हैं, वहाँ से उठा के तीसरे में ले जाते हैं। ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी, पंजाब के साथ ज्यादती होगी, ऐसे मैं कहूँगा सिंध के साथ ज्यादती होगी कि अगर सिंध के लोगों को छोड़ के जो वहाँ के लोग हैं उनको वहाँ पे सेनेट में आना चाहिए, या पंजाब के लोगों को पंजाब से आना चाहिए, KPK या बलोचिस्तान से वहाँ से आना चाहिए। आप ये कैसे अलाउ कर रहे हैं वहाँ से एक उस सूबे से दूसरे में चले जाएं और वहाँ रिप्रेजेंटेशन लोगों को पूरी नहीं मिल रही? ये फ्रॉड है, ये कोई इलेक्शंस नहीं है, ये इस तरीके का कोई जमहूरियत नहीं है कि एक लोग उठाएं अपने खुशामदी तबलची उठाएं जो सेनेट में सबसे ज्यादा जाके गाली गलोच कर सकेंगे, इनको ज्यादा भेज दो। मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान राजा सिकंदर सुल्तान साहब को भी इस पर नोटिस लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस पर हमें कोई ना कोई वर्डिक्ट देनी चाहिए। ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे ब्रॉडशीट केस है क्या, और ब्रॉडशीट केस के जो इसके चीफ हैं उन्होंने क्या तहलका खेज इंकशाफात किए हैं। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ ब्रेक के बाद मौजूद भी होंगे साबिक चेयरमैन FBR शब्बीर जैदी साहब, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले कि हम ब्रॉडशीट केस पर जाएं, क्लास साहब वांट्स टू ऐड समथिंग। क्लास साहब, आपको याद होगा लास्ट वीक हमने, मेरा ख्याल वीकेंड पे हमने कमेंट किया था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से यूट्यूबर्स मिले हैं, तो कुछ 10 के करीब हैं, तो उनको जो रिपोर्ट्स, मैंने आपको याद होगा अल्फाज भी ये कहते हैं कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद उनको टास्क दी जा रही है कि आप एंकर्स जो है ना, तो एंकर्स पे आप जाके कोई थोड़ी सी उन पर तनकीद करें या उन पर उनकी खिंचाई करें, वट टारगेट करें। तो उस पर मुझे अरसलान खालिद साहब हैं, वेरी मैच्योर एंड वेरी सेंसिबल, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब के कोऑर्डिनेटर हैं, मेरा ख्याल सोशल मीडिया और इन तमाम चीज़ों को वो देखते हैं। तो उनका मुझे मैसेज आया था, तो उन्होंने कहा जनाब कि ऐसी कोई बात नहीं हुई वहाँ पे, ना उनको इस काम के लिए बुलाया गया था, ना उनको कोई टास्क दी गई है कि आप जाएं और एंकर्स की या लोगों की वट जो है ना, आप उन पे लांच कोई हमने अनलीश नहीं किया। इंटरव्यू था जिसमें लोगों को बुलाया गया था, उन्होंने क्वेश्चंस किए और उनको आके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उनको जवाबात दिए। तो अरसलान खालिद साहब की क्लैरिफिकेशन थी, तो मैंने कहा जरा ये यहाँ पे शेयर की। आमिर साहब, ब्रॉडशीट केस है क्या? जरा आवाम को इजी बतलिए, क्या है ये केस? मैं वो कर दूँ, मगर मैं भी इसमें क्लास साहब की ऐड कर दूँ कि ये एक अजीब सा एक इशू बन गया है कि जी
टेलीविज़न का एंकर का एक अपना रोल है, अखबार का अपना होता है, सोशल मीडिया का अपना है, यूट्यूबर्स का बिल्कुल अपना है, और ग्रो कर रहा है, नीश बन रही है। तो किसी का कुछ ने मोर द मैरियर, सारों ने अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। एज लॉन्ग के प्रोफेशनल रहें और कोई जाती कैंपेन ना मरे, सारी अच्छी बात है, कोई इसमें कोई किसी का वो नहीं है। अब आ जाइए ब्रॉडशीट का। ब्रॉडशीट का ये जो मुद्दा है, ये हमें एजाज़ हासिल रहा है कि हमने मुकाबिल के अंदर ये 7-8 साल पहले हमने उखाड़ा था कि जनाब ये क्लासिकल केस है कि जिसके अंदर नैब के लोगों ने इतने पैसे बनाए और सब ने, एक नलायकी का पाकिस्तान के वकीलों का, नैब का क्लासिकल केस था कि जनाब ये मंसूरुल हक के लिए वो उन्होंने पैसे लिए। बाद में मुख्तसरन जो है नैब ने इसमें बंगल अप किया, अहमद बिलाल सूफी साहब खास तौर पे इसके अंदर इन्वॉल्व थे, और वो पैसे इनको देने थे, दे किसी और को दिए। बाल नैब के अंदर भी नालायकियाँ सारों की। इस केस के अंदर एक क्लासिकल केस है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ और तमाम ही जो मुतलका महकमात हैं वो सारे इसके अंदर नालायक साबित होते हैं और कसूरवार होते हैं। ये तो नैब का हो गया। उसके बाद ऑफ कोर्स जो है इसके अंदर जो मुशर्रफ की गवर्नमेंट है उन्होंने इसको शुरू तो बड़े उससे किया था, इनके साथ डील भी की थी कि पैसा लाया जाएगा। बाद में उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ गए कि अपने बंदे जब छोड़ने पड़े तो ये सारा का सारा ये बैठ गया, सिलसिला बैठ गया। उसके बाद अब पीपल्स पार्टी जो है, जाहिर है एक ही इसके अंदर बड़ा केस पकड़ा गया था मंसूरुल हक साहब का, वो पीपल्स पार्टी के दौर का केस था, उनकी करप्शन थी जो कि पकड़ी गई और पैसे लाए गए, मंसूरुल हक साहब भी वापस लाए गए थे। सो इसमें से सुरखरू होकर पीपल्स पार्टी भी नहीं निकलती। अब फाइनली जो है नून लीग है। ये बड़ी जहालत थी मरियम बीबी की और नवाज शरीफ साहबा की कि उन्होंने साहब की कि उन्होंने पढ़ा ही नहीं, ये फैसला क्या है जो उनका पुराना तरीकाकार है, पढ़ने पढ़ने का रिवाज नहीं है। किसी चमचे ने आगे कह दिया जी साढ़े हक चाहिए, अच्छा हक चाहिए, तो उन्होंने कर दी कि जबकि उनके मुतल्लिक है कि वो कह रहे हैं कि जनाब इन्होंने पैसे पहले इनके हमने पकड़ लिए थे और मजीद पकड़ेंगे। इसके काफ़ी सारे एस्पेक्ट डिस्कस हो चुके हुए हैं, मगर मैं इसके स्पेसिफिक एंगल को टच करना चाह रहा हूँ। 2-3 दिन से ये ब्रॉडशीट चल रहा है और भी टच करते रहेंगे। हमने शब्बर ज़ैदी साहब को आज दोबारा तकलीफ दी है कि हमारे साथ वो उस पर, इन्होंने दरमियान में एक बड़े अरसे से ये रूफ क्लासा साहब का ख़ास तौर पे एक इन्होंने इस स्टोरी को बहुत टेकअप किया था, काफ़ी ज़्यादा अखबार में भी लिखी थी कि पाकिस्तानियों का 200 अरब डॉलर जो है ना तकरीबन बाहर है, और वो इनका बेस्ड ऑन कैबिनेट की रिपोर्टों पे, इसाक डार के बयानात पे, और यहाँ पे FBI के एक चेयरमैन होते थे बाजवा साहब, उनके बयानात पे और उनके उस पे था तारिक बाजवा। यहाँ पे फिर एक मजाक बन गया कि जी वो हो जी ये 200 अरब डॉलर 200 अरब डॉलर, तो वो हो गया। वो एक स्टोरी थोड़ी सी दब सी गई थी, तो हम भी कहाँ तक किस हद तक जो है उसको रिपीट करते। ये अब ये भी मुर्दा दोबारा जिंदा हो गया है, और शब्बर ज़ैदी साहब ने उसके उस मुर्दे में ना सिर्फ जान डाली है, बाकायदा ऑक्सीजन के 2 सिलेंडर डाले हैं। सिलेंडर ये डाले हैं ज़ैदी साहब, आपने जो आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपने हमारे उस स्टांस को सपोर्ट किया है कि पाकिस्तान के, आपने कह रहे हैं कि तकरीबन रफली $150 बिलियन परहैप्स मोर ये जो है ना पाकिस्तानियों के बाहर पड़े हुए हैं। आपने ये क्लेम किया कि जनाब मैंने ये वाली जो लिस्टें भी थी वाइल यू आर इन ऑफिस FBR के अंदर, तो आपने पेश भी की थी कि जनाब ये तरीकाकार है इन लोगों को पकड़ने का। आज आपकी मैं ट्वीट दे रहा था, आपने उसमें ये भी फरमाया हुआ है कि जनाब बड़ा आसान काम है कि ये जिनकी डेबिट जो है 1000 लाख डॉलर से ज़्यादा है पिछले 15-20 साल में, ये लिस्टों के निकाल लें तो आपके सामने ये लोग भी आ जाएंगे और ये फिगर भी आ जाएगा। इज इट दैट सिंपल? आमिर मतीन साहब आवाज आ रही है मेरी? जी जी बहुत अच्छी तरीके से ऑडिबल। आमिर साहब पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं तो एक नाकाम चेयरमैन FBR था, आप मुझे बुला के कोई फायदा नहीं है। मैं तो सिर्फ एक आपको थ्योरेटिकल बात कर सकता हूँ कि मैं जो चाहता था वो मैं नहीं कर सका। अगर आपने सवाल किया है मुझसे कि ये क्या है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने 2016 में एक किताब लिखी थी, पनामा लीक इन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। किताब का नाम था पनामा लीक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। उस किताब में मैंने 2 चीजें लिखी थी। एक मैंने लिखा था कि आपको एसिड डिक्लेरेशन लॉ लाना पड़ेगा, दूसरा मैंने लिखा था कि पाकिस्तानियों के तकरीबन $120 बिलियन बाहर पड़े हैं। और मैंने ये भी लिखा था उसमें कि ये जो फिगर
इसाक डार साहब ने और तारिक बाजवा ने कैबिनेट समरी में दी है 200 की, कि मेरे हिसाब से गलत है, इसकी कोई बेसिस नहीं है। और मेरा जो 120 बिलियन का फिगर था उसकी मैंने बेसिस बताई, और बेसिस में मैंने ये बताया था कि ये किस तरह से पाकिस्तान के पैसे बाहर एक्यूमुलेट हुए हैं। मैं उसकी एक सिर्फ मिसाल देता हूँ आपको, कि आपके मुल्क में ये आम रवाज है कि जब कोई बंदा प्लांट और मशीनरी इंपोर्ट करता है तो उसमें से 10 से 12% उसका कमीशन पहले ही बाहर क्रेडिट हो जाता है। तो आप पाकिस्तान की पोर्ट और मशीनरी निकाल लें पिछले 40 साल की, और उसका एक परसेंटेज निकाल लें, आपको नजर आ जाएगा किसका पैसा है और कहाँ क्रेडिट हुआ है। इसी तरह मैंने और भी हेड दिए थे, और सब मिला के मैंने ये कहा था कि 120 के आसपास है, और 120 से ज्यादा ही है। उसके बाद जब मुझे राकिब निसार साहब ने एमिकस क्यूरी बुलाया था सुप्रीम कोर्ट में, तो मैंने उनसे एक बात कही थी कि जनाब ये जो आपके पैसे हैं ये स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन है। स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन का मतलब ये होता है कि आपका तमाम कारोबार, आपका तमाम जो तरीका वारदात है, इसको कानून ने प्रोटेक्शन दी हुई है, और आप इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये मैंने उन कोर्ट में, ओपन कोर्ट में खड़े होकर कहा था, और मैं आज भी वो बात कर रहा हूँ। मैं आपको फिर ये बात, आज मैंने सुबह ट्वीट में ये बात क्लियर की है, और ये बिल्कुल 1-2 मिनट का काम है। पाकिस्तान में फॉरेन करेंसी अकाउंट बेशुमार है, इसके अंदर तक कोई उनके ऊपर सीक्रेसी लॉ नहीं लगता है। उसमें तो जिसके अकाउंट है इसे देख लें कि डेबिट पैसे कहाँ जा रहे हैं, और अगर 5 लाख से ऊपर वाले की लिस्ट बना लें, आपको पाकिस्तान का सिया सफेद सामने आ जाएगा। कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैं क्यों नहीं कर सका ये काम। मैं ये काम इसलिए नहीं कर सका, पहली बात कि मुझे पाकिस्तान के बैंकों ने सीक्रेसी लॉ की प्रोटेक्शन लेने की कोशिश की, जबकि मेरे हिसाब से सीक्रेसी लॉ की कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। उसके बाद मैंने पाकिस्तानी बैंक को ये कहा कि आप अपने केसेस जो आपने स्टे लिया हुआ है के खिलाफ, वो स्टे आप वापस कराएं। वो स्टे भी मैंने वापस कराया। अब मैं आप सबको कह रहा हूँ, पाकिस्तानी कौम को, कि अगर वो चाहते हैं कि ये निकाले के अमाउंट कहाँ से आया है, ये बिल्कुल आसान काम है। फॉरेन करेंसी अकाउंट मेरा भी था, मैं भी उससे तैयार हूँ उसमें देखने के मैंने बाहर पैसे भिजवाए हैं। कितने भिजवाए हैं आपको अंदाजा हो जाएगा। और ये 1992 से लेकर 2019 तक हुआ है, और ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन और फॉरेन करेंसी अकाउंट और पीड़ा का नतीजा है, और ये स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन है। और अगर आपने इसको नहीं रुका तो आपको 5 साल बाद एक और एमनेस्टी लानी पड़ेगी, और आप कुछ भी कर लें ये सिलसिला जारी रहेगा। इसको सियासी तो अपनी जगह पर ये है ही, मगर ये बुनियादी तौर पर एक ऐसा निजाम वज़ा किया गया है। जैदी साहब इस पे आते हैं एक बाहर रख सकते हैं जी। जैसा आपने बड़ा तफसील से बड़ा अच्छा बता दिया। 2-4 चीज़ें मैं समझना चाहता हूँ। जब आप वहाँ पे चेयरमैन FBR थे, और आपका बड़ा अच्छा स्टांस है, जो कि पहले तारिक बाजवा साहब थे जिन्होंने सैबोटेज किया था 2014 में, जब ये स्विट्ज़रलैंड के साथ डील हो रही थी। अशफाक खान साहब थे और कुछ लोग थे जो वहाँ पे उनको डील करने के लिए भेजा गया। स्विट्ज़रलैंड तैयार हो गया था OECD के तहत कि हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। फिर तारिक बाजवा साहब ने, फिर तारिक पाशा साहब एंड इसाक डार साहब एंड कंपनी ने बैठ के उसको सैबोटाइज किया था। बल्कि उन अफसरों के खिलाफ उन्होंने बाकायदा बैठ के उन्होंने इंक्वायरीज भी की थी कि जनाब कि आपने ये डील क्यों किया, जो कि बहुत अगेन ज़बरदस्त डील थी। आपने कुछ उसको भी इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की थी कि इसको सैबोटाइज करने के पीछे किस लोगों के ये मफादात है? क्योंकि $200 अरब की जो बात है वो तो डार साहब ने वहाँ पे की थी, कौमी असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर की थी। और जब ये मुहैदा होने लगा था तो मुहैदे को सैबोटाइज कर दिया गया, क्योंकि उसमें सब लोगों का पैसा था जो खतरा हो रहा था। आपकी क्या इतलात थी कि ये मुहैदा नाकाम हुआ, सारा पैसे नहीं आ सके, $200 अरब ना आए? इंफॉर्मेशन तो आ जाती ना किस किस के पास क्या पैसा है। आपकी क्या है तारिक बाजवा साहब की और इनकी पूरी जो पार्टी यहाँ बैठी हुई थी जिन्होंने सारी चीजें डंप कर दी थी और उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं आने दी थी? देखिए, अगर आपको समरी याद हो, मुझे याद है सर 2013-14 उस समरी में लिखा हुआ था कि हमें ये इन्फॉर्मेशन एक स्विस बैंकर ने दी है, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, अच्छा, उसमें अगर मैं आपको बताता हूँ, ये मसला ये हुआ था कि एक एक्सचेंज और इन्फॉर्मेशन का सिस्टम होता है OECD। एक्सचेंज और इन्फॉर्मेशन के सिस्टम में जब वो एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन की टीटी हम साइन करने गए तो हमारे FBR के लोगों ने उसको प्रॉपर्ली समझा नहीं। अब ये तो मेरा मुश्किल है कि वो इन्होंने इंटेंशनली किया या अनइंटेंशनली किया, मगर वो आपने एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन में उसके रिट्रीवल में
देर की, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आया। मगर मैं अब इसको आगे लेके चलता हूँ। उसमें ओईसीडी में क्लासा साहब प्रॉब्लम ये सर होती है। आप इससे पहले जय साहब, हमारे पास थोड़ा टाइम अभी है, मैं थोड़ा इससे पहले हम जाएं, थोड़ी कंफ्यूजन होगी क्योंकि स्टोरी मैंने बड़ी इसको एग्रेसिवली मैंने फॉलो किया सर। इसमें कोई ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं था। जो पहली टीम भेजी गई थी अशफाक साहब और एक दो उसमें खतून भी अफसर थे एफबीआर के, तो स्विट्जरलैंड ने इनसे सिर्फ दो चीज़ें मांगी थी सर कि हम आपको जो दे रहे हैं सारी इन्फॉर्मेशन कि कितने कितने पाकिस्तानियों का यहाँ पे अकाउंट्स हैं, कितना पैसा है। एक तो उन्होंने कहा आप हमें मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दें, नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने कहा था कि आपके यहाँ जो हमारी यहाँ पे कंपनीज हैं जो बिजनेस करती हैं, उनका डिविडेंड जो है आप उसको 10 से 5% तक लेके आएँ। मतलब आप उनके टैक्स की उन्होंने कंसेशन मांगी थी, जो कि इतनी बड़ी बात नहीं थी, 200-250 मिलियन डॉलर के आपस में इनकी ट्रेड थी, जिसको इसहाक डार साहब ने और तारिक बाजवा साहब ने बाद में सैबोटाइज किया, क्योंकि पता चला इससे आसिफ अली जरदारी साहब के पैसे वहाँ पड़े थे 60 मिलियन डॉलर पर, उनके शरीफ फैमिली के अपने पैसे पड़े थे। सो इसमें ऐसा सच की बहुत बड़ी हिचनी थी, जिसको बाद में बुनियाद बनाया गया था कि इसलिए हम मुआहदा नहीं करते। फॉर क्लैरिफिकेशन, आई एम सॉरी। अब वो बात कर दी, बता देता हूँ जी। स्विट्जरलैंड की जो ट्रीटी है पाकिस्तान के साथ, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रीटी है डबल टैक्सेशन जी। और इस ट्रीटी के अंदर स्विस लोगों को बहुत एग्जेम्पशन मिली हुई है और जो ठीक है उसमें स्विट्जरलैंड में रॉयल्टी एग्जेम थी और डिविडेंड का रेट जो था वो 10 था। उनका डिमांड था कि इसको 5 कर दें और रॉयल्टी की एग्जेम्पशन को वापस करें। ऐसे ही उस चीज को बहाना बनाकर ये चीज सबोटाज कर दी गई थी। या मैं सही आपकी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? 3 बहाने बनाए गए थे कि आप स्विस ट्रीटी को रिवाइज नहीं करेंगे अगर ये चीजें नहीं हुई। मगर मेरे हिसाब से वो बहाना गलत था। मगर मैं अभी भी ये कहता हूं कि उस चीज का डायरेक्ट ताल्लुक नहीं था। आप मुझे ये बताइए क्लासरा साहब कि ये 200 मिलियन डॉलर की कहानी उन्होंने क्यों प्रेजेंट की थी, ये आपने कभी सोचा? नहीं सर, आप बताएं। मैं आपसे इसी पे सवाल कर रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए कि 200 मिलियन की समरी आई क्यों थी? जी क्यों आई थी सर? आई थी, आप बताएं ना। नहीं नहीं सर, आप बताएं कोई आदमी क्यों लेकर आया था कि 200 बिलियन की समरी है? सर देखिए, होता ये है ना कि आप जब एक दफा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं ना, तो उस पैसा इकट्ठा करने के बाद आपको उसके सामने एक लीगल कवर क्रिएट करना पड़ता है। आपने एक माहौल क्रिएट किया और माहौल क्रिएट करने के बाद कहा कि ये है, और अपना जो लॉ में आपने 20 साल से आपने लॉ में एक लकूना रखा हुआ था, उस लकूने को साफ करने के बाद चीजों को साफ करना है। इसलिए आपने 200 मिलियन डॉलर के अमाउंट को डाल दिया और ये चीज सबके सामने आ गई। उसको आपने फॉलो नहीं किया। आपका मकसद कोई पैसा वापस लाना नहीं था। आपका मकसद सिर्फ ये था कि जो आपने 1992 से लेकर 2019 तक फॉरेन करेंसी अकाउंट के तहत पैसे बाहर भेजे थे, उनको सामने लाकर और उनके से आप ये कह देंगे। मैं जदी साहब अब आ रहा हूँ आज पे के वो आपने बिल्कुल ये जिस तरह आपने बताया कि इतना आसान है कि 1992 से लेके आज तक देख लें कि फॉरेन करेंसी अकाउंट के अंदर, मैं रिपीट कर रहा हूँ लोगों को बताने का कि आपसे तो लगता है बड़ा सादा काम है कि जिसके लाख रुपए से ज्यादा डेबिट है और बाहर गए हुए पैसे निकालेंगे तो आपका ये पैसा निकल आएगा। ये बड़ा आसान सा लगता है। अब 2 क्वेश्चन है मेरे आपसे। एक तो ये कि ये मैं समझता हूँ अगर इतना आसान है तो पीटीआई गवर्नमेंट के लिए चैलेंज है बहुत बड़ा कि वो इसको करते हैं नहीं करते, कैसे करते हैं। दूसरा ये है कि कौन करेगा, क्योंकि ये आपका फार्मूला है। आप माफ कीजिएगा, हमारा बड़ा आपने दिल तोड़ा कि हम लाए थे कि ये शब्बर भाई जो है ना, मैं बल्कि प्यार से आपको कहता था कि शब्बर भाई नहीं, ये बब्बर भाई हैं, ये करके ही दिखाएंगे। आपने कहा अम्मी ने मुझे मना कर दिया तो मैं घर पे चला गया हूँ, तो वो आप तो घर भाग गए। अब ये बात सुनने के बाद आपको अम्मी अगर इजाज़त दे भी दें तो ये इमरान खान के इर्द गिर्द जो लोग हैं, तो आपने ये दावा कर दिया कि मैं इस माफिया को हाथ डालूंगा और 120 अरब रुपया निकलवाऊंगा डॉलर जो है, तो अब आपको कौन आने देगा? नहीं देखिए, मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं निकलवाऊंगा। मैं तो देखिए, मैं एक टैक्स का प्रोफेशनल हूँ, मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं अकाउंट का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। अगर मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये क्या चीज है तो मैं समझता हूँ मैं कौम के साथ जाती करूंगा। मुझे बताना चाहिए आप लोगों को कि ये आप, क्योंकि आप लोग नॉन टेक्निकल लोग हैं, मैं इसका टेक्निकल आदमी हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने ये पूरी कोशिश की और आज भी कह रहा हूँ, कोई ये इतना मुश्किल काम नहीं है। फॉरेन करेंसी अकाउंट जो है वो हर एक को पता है क्या है। अब आप ये कह रहे हैं कि कैसे होगा, और मैं आज आपको कह रहा हूँ ये नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि फॉरेन करेंसी की पाकिस्तान में हमेशा शॉर्टेज रहेगी। अगर आपने इसको हाथ डालने की कोशिश की तो यहाँ फॉरेन करेंसी के जो लोग स्पेकुलेशन करते हैं वो स्पेकुलेशन करेंगे और आपको रोक देंगे।
तो ये इसको अगर आपने करना है तो आरिफ बतीन साहब, ये आपको एक बहुत कंसर्टेड एफर्ट, नेशनल कंसेंसस लेके करना पड़ेगा। ये कोई ऐसा चीज नहीं कि मैं आज कह दूं कि मैं ये करने जा रहा हूं। तो आपको अगर ये करना है, मैं समझता हूं करना चाहिए, मगर आज आप मुझे बताइए, क्या आज इमरान खान साहब को मैं कहूं कि डेबिट सारे निकाल के और सब लोगों की लिस्टें बना दें, तो मैं आपको यकीन कह सकता हूं कि पाकिस्तान के बहुत से बाइज्जत नहीं रहेंगे। अब मुझे मैं भी वहां बैठ गया। वैसे शब्बार साहब, मैं थोड़ा सा आपसे डिफर कर रहा हूं सर। वही इज्जतदार हैं, वही अनरेबल हैं। आप थोड़ी सी मेरा ख्याल मिस्टेक है, जिसका जितना बड़ा यहाँ पे स्कैंडल आता है, यहाँ पे करप्शन का वो किंग समझा जाता है, वो सबसे बड़ा इज्जतदार है। आपको किसने कहा कि वो इज्जतदार नहीं रहेंगे? सर आई एम सॉरी कि मैं आपको कट कर रहा हूं। इतनी लिस्टें आई हैं, हजार दफा कोई खानदान पाकिस्तान का नहीं बचा जिसके जोमा या बड़े लोग इन लिस्टों में ना हो, और वो सब बाइज्जत है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कलासरा साहब, मैं अपनी अल्फाज की माफी चाहता हूँ। मैं जिन इक़्तिदार को मानता हूँ था, मैं पाकिस्तान के इक़्तिदार को समझ गया हूँ, तो इज्जत, बल्कि शायद इज्जत बढ़ जाए कि मेरा नाम भी आया था। नहीं, मगर आप ये फिर मजा नहीं आया कि आपने ये एक तजवीज भी दे दी, आपने तरीक़ाकार भी बता दिया, साथ में आपने डरा भी दिया कि ये हो नहीं सकता, और ये भी बता दिया कि हो नहीं सकेगा कि वही लोग हैं। तो किसी न किसी को तो बब्बर बनना पड़ता है ना शब्बर भाई। जिम्मेदारी से करूंगा ना। मैं ये कर रहा हूँ, आज मैं ये कह दूं कि हाँ जी ये कर सकते हैं। आप मुझे बताइए, ये बिल्कुल सीधी चीज है, इसमें कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आप किसी भी टैक्स के जो अफसर लोग काम करते हैं, टैक्स के अफसर से पूछते हैं, जावेद गनी साहब को बुलाएं कल, कि क्या फॉरेन करेंसी अकाउंट के डेबिट को पूछने का हक है या नहीं है, और आप पूछ सकते हैं या नहीं पूछ सकते। और अगला सवाल है कि आप पूछेंगे या पूछेंगे नहीं। तो मेरा सवाल है कि पूछ सकते हैं, हक हासिल है, मगर जिसे कहते हैं ना, आप माशी, सियासी, समाजी मजबूरियां आपको मजबूर कर देंगी कि आप नहीं पूछेंगे। तो ये मेरा फर्ज था कि मैं बताऊं कि आप एक इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की थी, जो एज ए रिपोर्टर मेरा भी ये ख्याल है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन होती है। मैं आपको एक दो मिसालों के साथ आपसे मैं सवाल का जवाब चाहता हूँ। अभी पिछले दिनों हमने देखा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, ये अक्टूबर की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने यहाँ पे IT सेक्टर को 35% फॉरेन करेंसी जो है बहर इन्होंने रियम्बर्स करने की इजाजत दे दी है। अब हर कंपनी जो है, हर बिजनेसमैन जो है, अपने यहाँ छोटा सा खोल लेगा IT का एक ठेला या एक ढाबा, उसके नाम पे आप पैसा बाहर भेज सकते हैं 35%, और नाम यूज किया गया है, उन्होंने IT का यूज किया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यहाँ पे FBR ने एक रिपोर्ट पेश की थी पनामा में। उन्होंने कहा आपके पनामा में जितनी कंपनियां बनी हुई हैं, तो हमने जब आके पाकिस्तानी उनसे पूछा कि भाई साहब ये पनामा में कंपनियां आपकी ऑफशोर और आपने जदादें बनाई है, कहाँ से आई हैं? तो उन्होंने कहा जनाब कि हमें आके स्टेट बैंक ने अलाउ किया हुआ कि हम यहाँ पे 10% फॉरेन करेंसी जो है, ये जो टोटल है हमारे एक्सपोर्ट की, हम इसको बाहर रीइंबर्स कर सकते हैं इन द नेम ऑफ आपके एक्सपेंडिचर्स होते हैं। सो पाकिस्तानी ताजर जो है, बिजनेसमैन जो है, एक्सपोर्टर जो है, मैं सबकी नहीं बात कर रहा, 2 4 अच्छे भी शायद दाने निकल हैं, ये तो स्टेट बैंक के साथ मिलकर, FBR के साथ मिलकर, हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर ये तो लीगलाइज मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में बकायदा रिपोर्ट पेश हुई थी अभी। मैं आपको यही तो, और अभी आपको स्टेट बैंक ने अलाउ कर दिया 35% आप डॉलर से बाहर भेज सकते हैं। ये सारा पैसा तो लीगलाइज तरीके से ये बाहर भेजा जा रहा है। ये तो स्टेट स्पॉन्सर्ड जैसे आप कह रहे हैं, ये करप्शन है सारी। कलासरा साहब, मैंने इतनी बड़ी बात कही है, स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन। मैं ये कह रहा हूं कि जो 1992 के बाद से प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट आया था नवाज शरीफ साहब के दौर में, वो कोई दुनिया का इंसान अगर ये कह दे कि ये पैसे की बाहर भेजने के लिए नहीं आया था, तो उसका मतलब है कि ये उसको पाकिस्तान का समझ नहीं आई है। अब मुझे बताएं कि प्रिजर्वेटिव टैक्स और ये चीजें साथ क्यों आई थी? इसलिए आई थी कि जो पैसे पाकिस्तान में रुपये पड़े हुए थे, उनसे डॉलर लेके डॉलर बाहर भिजवाने थे। ये बिल्कुल स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन का लॉ है। अब मैं आप मेरी जात को देखें, मैंने कम से कम 50 मजमून लिखे हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट 1992 पाकिस्तान की तबाही का बुनियाद है। अब आप उसको नहीं चीज समझना चाहते। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और फॉरेन करेंसी रिजीम पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार हैं। इसको आप चाहे माने या नहीं माने, फॉरेन एक्सचेंज रिजीम ने पाकिस्तान ये जरी साहब आपसे ये इस पे बात होती रहेगी। ये मतलब मेरी जरूर ख्वाहिश है कि आप इमरान खान साहब को जो है ना, वो दोबारा थोड़े से बब्बर बने और ये हौसले के सजेशंस दें उनको।
देखिए मैं आरिफ साहब, मैं इमरान साहब सबसे करीब हूँ, मैं उनको एडवाइस करता रहता हूँ। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि एज ए